अब सोचिए, अगर आप अपनी सोच पर दोबारा सोच सकें तो आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हर दिन नए आइडिया आते हैं, नई राय बनती है और पुरानी मान्यताएं टूटती हैं। लेकिन इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में क्या हम सचमुच वो सोच रहे हैं जो हमने खुद सोची है, या सिर्फ वो मान रहे हैं जो हमें बताया गया है? इस बुक के ऑथर एडम ग्रांट कहते हैं, नॉलेज इज इन पावर, इट्स नोइंग व्हाट यू डोंट नो दैट क्रिएट्स पावर। यानी असली ताकत इस बात में है कि हम मान लें कि हमें सब कुछ नहीं पता। और यहीं से शुरू होती है रीथिंकिंग की असली जर्नी, जब हम अपने पुराने बिलीव्स को चैलेंज करते हैं, जब हम बहस में जीतने की बजाय सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं, और जब हम खुद से ये सवाल पूछने लगते हैं कि क्या मैं गलत हो सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच और आपकी लाइफ दोनों में रियल ग्रोथ आए, तो आपको ये सीखनी ही होगी कैसे खुद की सोच पर भी दोबारा सोचा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस आंखें खोल देने वाली बुक की समरी, थिंक अगेन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार। आप सुन रहे हैं थिंक अगेन की हिंदी ऑडियो बुक समरी, सिर्फ बुक वाला दोस्त पर। इस चैनल पर आप सीखते हैं, करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ए प्रीचर, ए प्रोसिक्यूटर, ए पॉलिटिशियन एंड अ साइंटिस्ट वॉक इनटू योर माइंड। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ जानकारी की बाढ़ आई हुई है। आपको जो जानना है वो बस एक क्लिक की दूरी पर है, पर जितनी आसानी से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उतनी ही मुश्किल हो गई है ये समझना कि कौन सी बात सही है और कौन सी नहीं। अब जरा सोचिए, सालों तक हम सब ये मानते रहे कि प्लूटो एक प्लैनेट है, लेकिन बाद में साइंटिफिक रिसर्च ने यह साबित किया कि वो असल में प्लैनेट नहीं है। और जैसे ही नए फैक्ट सामने आए, वैज्ञानिकों ने अपने पुराने नजरिए को बदल दिया। यही तो रीथिंकिंग होती है, जब आप अपने पुराने बिलीव्स को चैलेंज करने की हिम्मत रखते हो। हम किसी डॉक्टर की बात पर भी तभी पूरा यकीन करते हैं जब हमें सेकंड ओपिनियन भी मिल जाए, लेकिन जब बात खुद की सोच और मान्यताओं की आती है, तो वहां हम बहुत जल्दी मान लेते हैं कि हम ही सही हैं। खुद को गलत मानना सबसे मुश्किल काम है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक सच्ची कहानी सुनिए स्टीफन ग्रीनस्पैन की। स्टीफन एक बहुत समझदार और पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन फिर भी एक फ्रॉड इन्वेस्टमेंट स्कीम का शिकार बन गए। हुआ यूं कि उनकी बहन जेन और उसका दोस्त गैरी एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे और जबरदस्त रिटर्न पा रहे थे। उनकी बातें सुनकर स्टीफन को भी लगा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उसने अपनी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा उसी स्कीम में लगा दिया, जबकि उसकी एक करीबी दोस्त एना ने उसे साफ मना किया था। लेकिन स्टीफन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। शुरुआत में स्टीफन का पोर्टफोलियो 25% तक बढ़ गया, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ चला गया। वो फंड एक पॉन्जी स्कीम निकला, यानी पूरा फ्रॉड। अब सवाल यह है कि इतना समझदार इंसान इतना बड़ा गलत फैसला कैसे ले सकता है? इसका जवाब है माइंडसेट। जब भी हम किसी से डिस्कशन करते हैं, हम आमतौर पर 3 माइंडसेट में से एक में फंस जाते हैं। प्रीचर माइंडसेट। जब कोई हमारे बिलीव्स पर सवाल उठाता है, तो हम प्रीचर बन जाते हैं। हमें लगता है कि हमें अपने विचारों को डिफेंड करना है, जैसे वो कोई धर्म हो। प्रोसिक्यूटर माइंडसेट। जब हम सोचते हैं कि सामने वाला गलत है, तो हम प्रूव करने लगते हैं कि वही गलत है और हम ही सही। पॉलिटिशियन माइंडसेट। जब हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें या हमारी बात से सहमत हों, तब हम पॉलिटिशियन की तरह सोचने लगते हैं। स्टीफन की बहन जेन एक प्रीचर बन गई थी। उसे पूरा भरोसा था कि फंड में पैसा लगाना सही है। एना एक प्रोसिक्यूटर थी। उसने डाउट किया और स्टीफन को अलर्ट किया, और स्टीफन वो पॉलिटिशियन बन गया। उसे गैरी की अप्रूवल चाहिए थी, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। तीनों माइंडसेट मिलकर एक बड़ी गलती की वजह बन गए। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट की तरह सोचो। साइंटिस्ट कभी ये दावा नहीं करते कि वो 100% सही हैं। वो सबूतों को देखते हैं, रिसर्च करते हैं, और जब नया डेटा मिलता है तो अपने पुराने विचारों को बदलने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं। उनका फोकस सिर्फ सही साबित होने पर नहीं, बल्कि सच ढूंढने पर होता है। हाँ, ये सही है कि साइंटिस्ट भी कभी कभी प्रीचर, प्रोसिक्यूटर या पॉलिटिशियन जैसे माइंडसेट में फंस सकते हैं, लेकिन जो बात उन्हें अलग बनाती है वो है उनकी इंटेंट। वो सीखने के लिए सोचते हैं, साबित करने के लिए नहीं। अगर आप अपनी सोच को भी ऐसे ही फ्लेक्सिबल बनाते हैं, तो आपके फैसले ज्यादा एक्यूरेट और आपकी लाइफ ज्यादा स्टेबल होगी। अक्सर लोग समझते हैं कि स्मार्ट लोग हमेशा सही होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है जो लोग अपने माइंड को बदल सकते हैं, वही असल में स्मार्ट होते हैं। रिसर्च से पता चला है कि जिनका IQ ज्यादा होता है, वो अक्सर अपने बिलीव्स को चैलेंज करने में कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग पैटर्न्स को जल्दी पकड़ लेता है।
और यकीन भी उतनी ही जल्दी कर लेता है। यही वजह है कि अपनी लिमिटेशन मानना हमारे लिए सबसे मुश्किल काम होता है। पर अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप गलत हो सकते हैं, और जब आप ये मान लेते हैं तभी आप सही रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। डांसेस विद फोर्स, ज्यादातर लोग डिबेट का मतलब समझते हैं एक सही और दूसरा गलत, लेकिन असल में डिबेट का मकसद सच तक पहुंचना होता है, जीतना नहीं। जब आप किसी फॉर्मल डिबेट में होते हैं तो आपका टारगेट होता है ऑडियंस का माइंड ओपन करना, उन्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखने के लिए तैयार करना, बजाय इसके कि आप उन्हें हराने की कोशिश करें। और अगर इनफॉर्मल डिबेट की बात करें, यानी दोस्तों, फैमिली या कलीग्स के बीच की बातचीत, तो वहां हम अक्सर सामने वाले के माइंडसेट को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस बातचीत को बहस समझ लेते हैं, जहां जीतना जरूरी लगता है, जबकि सही अप्रोच है नेगोशिएशन। इस तरह की बातचीत में असली जीत तब होती है जब दोनों लोग सच्चाई के करीब पहुंचे। यहाँ सबसे बड़ा राज यह है सामने वाले को ओपन माइंडेड तरीके से सोचने के लिए इनवाइट करना। अगर आप उसे जबरदस्ती मनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो आपकी बात को पूरी तरह ब्लॉक कर दे, लेकिन अगर आप उसे सोचने का स्पेस देते हैं, वो खुद रीथिंक करने लगेगा। ऑथर एडम ग्रांट ने डिबेट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डांस से कंपेयर किया है। जैसे डांस में दो लोग एक दूसरे की स्टेप्स के साथ ताल मिलाकर चलते हैं, वैसे ही अच्छी डिबेट में भी दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की बातों को समझने और अपनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप जबरदस्ती लीड करने लगेंगे तो पार्टनर ताल से बाहर हो जाएगा और मूवमेंट रुक जाएगी, लेकिन अगर आप उसे समझें और तालमेल से चलें तो डिबेट एक खूबसूरत डांस बन जाती है। अब सुनिए एक रियल रिसर्च केस। एक बार एक नॉन प्रोफेशनल और एक एक्सपर्ट नेगोशिएटर को एक डील पर पहुंचना था। रिसर्चर्स ने दोनों की तैयारी और अप्रोच को स्टडी किया। नॉन प्रोफेशनल ने क्या किया, उसने अपने पॉइंट को साबित करने के लिए बहुत सारे तर्क और कारण देने शुरू कर दिए। जितने ज्यादा कारण, उतना ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश। लेकिन ऐसा करना उल्टा पड़ गया। क्यों? क्योंकि जब आप सामने वाले को बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हो तो वो उनमें से किसी एक कमजोर तर्क को पकड़ लेता है, और अगर एक भी तर्क फेल हो गया तो वो बाकी सभी को भी रिजेक्ट कर देता है। उसकी सोच बंद हो जाती है और वो आपकी बात पूरी तरह नकार देता है। अब देखिए एक्सपर्ट नेगोशिएटर ने क्या किया। उसने कम बातें कही लेकिन ज्यादा सवाल पूछे। उसका मकसद सामने वाले को डोमिनेट करना नहीं था, बल्कि समझना था। वो क्यूरियस था। वो जानना चाहता था कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, और फिर किसी ऐसे सॉल्यूशन तक पहुंचना चाहता था जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। असल क्रिटिकल पॉइंट यही है। जब आप सामने वाले को दिखाते हैं कि आप उसकी बात सुनने को तैयार हैं, तो वो भी आपकी बात सुनने लगता है। जब आप ये मानते हैं कि आप भी गलत हो सकते हैं, तो सामने वाला भी अपने बिलीव्स को चैलेंज करने लगता है। ऐसा करने से आप प्रीचर, प्रोसिक्यूटर या पॉलिटिशियन जैसे नहीं लगते, बल्कि सच की तलाश में ईमानदार इंसान लगते हैं, और यहीं से आपको क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट मिलती है। रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें ज्यादा पॉजिटिवली देखा जाता है। ऐसे लोग खुले दिमाग से नई बातें सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। खासकर इंटरव्यू जैसी सिचुएशंस में ये बात बहुत काम आती है। कंपनियां ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करती हैं जो खुद को परफेक्ट नहीं मानते, बल्कि सीखने के लिए खुले रहते हैं। और यही माइंडसेट आपको एक अच्छा लर्नर बनाता है, एक बेहतर थिंकर बनाता है, और एक ऐसा इंसान बनाता है जो सिर्फ सही नहीं बनना चाहता, बल्कि सच तक पहुंचना चाहता है। चार्ज्ड कॉन्वर्सेशंस। क्या आपने कभी किसी ऐसे टॉपिक पर बहस की है जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो, जैसे पॉलिटिक्स, क्लाइमेट चेंज या फांसी की सजा? अगर हाँ, तो आप जानते होंगे कि ऐसे मुद्दों पर बात करना कितना मुश्किल हो सकता है। बहुत बार बहस इतनी हीटेड हो जाती है कि कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। लोग गुस्से में आ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और बात वहीं अटक जाती है। असल दिक्कत कहाँ होती है? जब कोई हमारी राय से अलग बात कहता है तो हम उसका नजरिया समझने की जगह डिफेंसिव हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम ही सही हैं और सामने वाला गलत, और यहीं से शुरू होता है पोलराइजेशन। क्या होता है पोलराइजेशन? ये तब होता है जब दो अलग अलग विचारों के बीच एक गहरी दीवार खड़ी हो जाती है, जैसे दो कट्टर विरोधी ग्रुप्स जो सिर्फ अपनी अपनी बात सुनना चाहते हैं और एक दूसरे की बात समझने को तैयार नहीं होते। इस सोच के पीछे होता है हमारा बाइनरी बायस, यानी हर चीज को या तो ब्लैक या व्हाइट में देखना, सही या गलत, हाँ या ना। उदाहरण के लिए अगर बात हो एबॉर्शन की, तो लोग इसे सीधा प्रो या एंटी एबॉर्शन में बांट देते हैं, जबकि ये एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील विषय है जिसमें ढेरों पहलू होते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है?
सीधा सा ये समझना कि किसी भी मुद्दे पर सिर्फ दो ही नजरिए नहीं होते। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि हर टॉपिक के कई एंगल हो सकते हैं, और जब आप ये मान लेते हैं कि चीजें उतनी सिंपल नहीं हैं, तो आप और ज्यादा विनम्र और ओपन माइंडेड बन जाते हैं। अब जरा एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट पर नजर डालते हैं। द डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस लैब, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की एक लैब है जहां साइकोलॉजिस्ट पीटर टी कोलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट चलाया। यहाँ दो अनजान लोगों को एक ऐसा टॉपिक दिया जाता है जिस पर आमतौर पर बहस होती है, जैसे अबॉर्शन। उन्हें कहा जाता है कि वे 20 मिनट तक उस मुद्दे पर बात करें और फिर तय करें कि क्या वे किसी बात पर सहमत हो सकते हैं। अगर हाँ, तो वे मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन करते हैं जिसे पब्लिक फोरम में शेयर किया जाता है। बहुत दिलचस्प बात यह थी कि डिबेट से पहले दोनों पार्टिसिपेंट्स को एक न्यूज आर्टिकल पढ़ने को दिया गया, लेकिन वो आर्टिकल गन कंट्रोल जैसे किसी दूसरे टॉपिक पर होता है, और उस आर्टिकल के अलग अलग वर्जन बनाए गए थे। कुछ लोगों को मिला बैलेंस्ड आर्टिकल जिसमें दोनों पक्षों की बातें रखी गई थी। रिजल्ट, 46% लोगों ने डिबेट के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन कर दिया, यानी उन्होंने किसी न किसी लेवल पर एक दूसरे की बात समझी और एग्री किया। फिर किया गया दूसरा एक्सपेरिमेंट। इस बार उन्हें मिला एक ऐसा आर्टिकल जो किसी एक साइड को सपोर्ट नहीं करता था, बल्कि मुद्दे को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता था, कई अलग अलग नजरिए सामने रखता था। और फिर जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला था। लगभग 100% पार्टिसिपेंट्स ने एक साथ मिलकर स्टेटमेंट साइन किया। इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा आप किसी मुद्दे की जटिलता को समझते हैं, उतना ही आप दूसरों की बातों को समझने और मानने के लिए तैयार होते हैं। यानी जब हम खुद को सिर्फ सही प्रूव करने की जिद छोड़ देते हैं, तभी सच्चे कॉन्वर्सेशन की शुरुआत होती है। सो व्हाट्स द टेक अवे? हर मुद्दा सिर्फ हाँ या ना में जवाब देने लायक नहीं होता। कई बार आपको खुद मानना पड़ेगा कि आपने कुछ पॉइंट्स को आज तक नजरअंदाज किया था। ओपन माइंडेड लोग जो अपनी लिमिटेशन पहचानते हैं, बेहतर सोचते हैं, बेहतर सुनते हैं और बेहतर इंसान बनते हैं। आज के दौर में जहां हर तरफ से अलग अलग बातें सुनाई देती हैं, ये स्किल और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी टफ टॉपिक पर बात करें, तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, बल्कि समझने के लिए सुनिए। क्योंकि जब आप खुद सवाल पूछते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, तभी आप दूसरों को भी सोचने का मौका देते हैं। That's not the way we've always done it, organizational rethinking. बहुत से लोग सोचते हैं कि रीथिंकिंग सिर्फ पर्सनल लेवल पर काम आती है, लेकिन सच ये है कि अगर कोई पूरी टीम या ऑर्गेनाइजेशन इसे अपनाए, तो वो बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। कई बार तो किसी ग्रुप का फ्यूचर ही इस बात पर डिपेंड करता है कि वो सीखने और रीथिंक करने को कितना तैयार है। और यही वजह है कि जिन कंपनियों में लर्निंग कल्चर स्ट्रांग होता है, वहां इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेवल भी ज्यादा हाई होता है। लर्निंग कल्चर क्या होता है? जहां लोग ये मानते हैं कि हमें सब नहीं आता, वहीं से लर्निंग की शुरुआत होती है। ऐसे लोग ओपन माइंड से सोचते हैं, सवाल पूछते हैं और नए आइडियाज को अपनाने से डरते नहीं हैं। उन्हें इनोवेशन पसंद होता है। अब एक सच्ची कहानी सुनिए। जब रीथिंकिंग ने एक एस्ट्रोनॉट की जान बचाई, एक एस्ट्रोनॉट थे जो अपने पार्टनर के साथ स्पेस वॉक कर रहे थे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि उनके हेलमेट में पीछे की तरफ पानी भरने लगा है। शुरुआत में लगा कि पसीना होगा, लेकिन जब पानी बढ़ता ही गया तो उन्होंने तुरंत मिशन कंट्रोल को इन्फॉर्म किया। फिर क्या था, स्पेस वॉक कैंसिल, इमरजेंसी प्रोटोकॉल शुरू। लेकिन पानी इतना बढ़ चुका था कि लुका को सांस लेने और देखने में तकलीफ होने लगी। आखिरकार जैसे तैसे वो एयरलॉक तक पहुंचे और आखिरी सेकंड में हेलमेट हटाकर अपनी जान बचा पाए। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या थी? दरअसल स्पेस वॉक से पहले ही लुका ने हेलमेट में कुछ बूंदें देखी थी। उन्होंने रिपोर्ट किया था, लेकिन सभी ने मान लिया कि यह तो ड्रिंकिंग बैग की मामूली लीकेज होगी, जो अक्सर होती रहती है। और यही सबसे बड़ी गलती हो गई। हमेशा ऐसा ही होता है वाली सोच। ओवर कॉन्फिडेंस की कीमत नासा जैसी बड़ी संस्था में भी ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, क्योंकि वहां बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। लेकिन जब आप ये मान लेते हो कि हमें सब पता है, तभी गलतियां होती हैं। इस घटना से नासा ने सीखा कि रीथिंकिंग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, जरूरत है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन में रीथिंकिंग कैसे लाएं? अब सवाल ये है, आप अपनी टीम को कैसे एनकरेज करोगे कि वो चीजों को दोबारा सोचे? कैसे उन्हें सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर अड़ने से रोकोगे? कैसे एक ऐसा कल्चर बनाओगे जहां हर कोई पूछ सके, क्या ये तरीका अभी भी सही है? ऐसे कल्चर में लोग लगातार खुद से और एक दूसरे से सवाल करते हैं, क्या हम जो कर रहे हैं वो अभी भी बेस्ट है? क्या इसे और बेहतर किया जा सकता है? बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्सेस बेटर थिंकिंग। कई कंपनियां बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करती हैं, जैसे क्लाइंट से कैसे बात करनी है या प्रेजेंटेशन कैसे देनी है।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को बिना सोचे समझे फॉलो किया जाता है। लोग भूल जाते हैं कि कोई भी बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा के लिए बेस्ट नहीं होती। वो वक्त, जरूरत और सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स वर्सेस लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर आप सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करोगे तो शॉर्ट टर्म में तो चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उसी पुराने प्रोसेस से प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि आपने सिर्फ परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया, ये नहीं सोचा कि क्या ये तरीका अब भी वाकई काम कर रहा है। कंक्लूजन: बेटर क्वेश्चंस, बेटर स्ट्रेटजी। अच्छी स्ट्रेटजी तब बनती है जब लोग सवाल पूछने को तैयार हों, जब वो सिर्फ रिजल्ट नहीं, रिथिंक और रीवैल्यूएट करने की आदत डालें। तो कोशिश कीजिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग सिर्फ टास्क पूरे करने में एक्सपर्ट न बने, बल्कि उस टास्क को बेहतर बनाने के लिए भी सोचें। और यही स्किल उन्हें आज की दुनिया में आगे ले जाएगी। एस्केपिंग टनल विजन से बाहर निकलो। हम सब बचपन से ही एक फिक्स प्लान लेकर चलते हैं, बड़े होकर डॉक्टर बनना है, और फिर हमारी स्कूल की हर एक चॉइस, हर एक सब्जेक्ट उसी गोल के आसपास घूमती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो प्लान फेल हो गया तब क्या? अक्सर लोग अपनी लाइफ में एक ही प्लान पकड़ लेते हैं और कभी उस पर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं समझते। उनका मानना होता है कि जो तय कर लिया अब उसी पर चलना है, चाहे जो हो जाए। अब अगर वो स्ट्रेटेजी फेल हो जाए तो हम क्या करते हैं? कोशिश और तेज कर देते हैं, लेकिन प्लान को चेंज नहीं करते। यही तो सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसे में प्लान बी सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। रिसर्च कहती है कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बात और भी ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन फिर भी जब एक रास्ता काम नहीं करता, लोग उसी में अटके क्यों रहते हैं? संक कॉस्ट फैलेसी। जब हम अपनी गलती नहीं मानना चाहते, इसका एक बड़ा कारण है संक कॉस्ट फैलेसी। मतलब आपने किसी चीज में टाइम, पैसा या मेहनत इन्वेस्ट कर दिया है, तो अब आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, भले ही वो गलत दिशा में जा रहा हो। आप बस यही सोचते हैं, इतना कुछ लगा दिया है, अब कैसे छोड़ दूं? असल में हम अपनी गलती मानना ही नहीं चाहते। इंसान की नेचुरल साइकोलॉजी यही कहती है कि खुद को हमेशा सही साबित करना है, चाहे अंदर से हम जानते हो कि हम गलत हैं। आपकी पहचान आपकी चॉइस नहीं है। कई बार हमारी कोई पुरानी चॉइस हमारी पहचान बन जाती है। जैसे किसी ने कॉलेज में इंग्लिश मेजर लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे में क्या करें? मेजर चेंज करो ना। लेकिन ज्यादातर लोग डर जाते हैं, सोचते हैं कि अब तो देर हो गई है, जबकि सच ये है कि खुद को नई पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रखना ही असली ग्रोथ है। अपने प्लान को रियलिटी चेक दो। जो चीज आज से 5 साल पहले आपके लिए सही थी, जरूरी नहीं कि आज भी सही हो। लेकिन फिर भी हम लोग अपने पुराने कमिटमेंट से चिपके रहते हैं। कई स्टूडेंट्स एक करियर सोच लेते हैं 20 साल की उम्र में, और फिर उसी के हिसाब से अपनी पूरी लाइफ प्लान कर डालते हैं। लेकिन 10 साल बाद वही लोग अपनी जॉब से बोर हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि खुद से सवाल करते रहो, जो प्लान मैं अभी फॉलो कर रहा हूं, वो आज भी मेरे लिए वैल्यू रखता है? अगर नहीं तो छोड़ दो। स्ट्रेटजी बदली जा सकती है, जॉब बदली जा सकती है, और जिंदगी की दिशा भी बदली जा सकती है। कंक्लूजन: रीथिंकिंग क्यों जरूरी है? इस पूरी समरी का मैसेज एकदम क्लियर है। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। हमसे गलतियां होंगी, हमारा जजमेंट गलत हो सकता है, और हमारी सोच लिमिटेड हो सकती है। इसलिए रीथिंकिंग जरूरी है। सोचने का तरीका बदलो। लोग अक्सर या तो प्रीचर होते हैं जो उपदेश देते हैं, प्रोसिक्यूटर होते हैं जो दूसरों को गलत साबित करते हैं, या पॉलिटिशियन जो बस लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन तीनों का मकसद बस एक होता है, दूसरों की सोच बदलना। लेकिन सच में सामने वाले की सोच तब तक नहीं बदलती जब तक आप साइंटिस्ट की तरह नहीं सोचते, यानी ओपन माइंड से, बिना एग्रेसिव हुए, सच्चाई की तलाश करते हुए। दूसरों को रीथिंक करने में कैसे हेल्प करें? बहस मत करो, बातचीत करो। किसी पर अपने तर्क थोपने से अच्छा है कि उसकी बात को भी समझो। ये एक नेगोशिएशन की तरह है जहां दोनों को एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करनी होती है। बाइनरी सोच से बचो। हर चीज या तो सही है या गलत, ऐसी सोच से बाहर आओ, खासकर जब बात किसी इमोशनल टॉपिक की हो। हर मुद्दे को समझने के कई लेयर होते हैं। जब आप किसी प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हो, तभी आप क्रिटिकली थिंकिंग कर पाते हो। ग्रुप में रीथिंकिंग: जब आप किसी टीम के साथ रीथिंक करते हो तो नए आइडियाज आते हैं, इनोवेशन होता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप हर पुराने तरीके को सिर्फ इसलिए ना अपनाएं क्योंकि वो हमेशा से करते आए हैं। समय निकालकर हर स्ट्रेटेजी को रीवैल्यूएट करते रहो। टनल विजन से बाहर निकलो। जब हम किसी एक गोल के पीछे पड़ जाते हैं तो हम नई दिशाओं को देखना बंद कर देते हैं। आज के इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में हम और भी जल्दी टनल विजन का शिकार हो जाते हैं।
इसलिए जरूरी है कि हम क्यूरियस रहे, ओपन माइंडेड रहे और खुद से सवाल करते रहें। यही सोच हमें हर फील्ड में डेप्थ में सोचने, समझने और ग्रो करने में मदद करती है। आपका फोकस हमेशा एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने पर होना चाहिए, जो हर दिन हर जगह कुछ नया सीखने के लिए तैयार है। अगर आपको ये बातें सोचने पर मजबूर कर रही हैं, अगर आप भी अपनी स्ट्रेटेजी, करियर या डिसीजन को लेकर रिथिंक कर रहे हैं, तो यही तो असली ग्रोथ है। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग आइडियाज हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगर आप भी खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में बताइए आपने कब अपनी लाइफ में कोई बार रिथिंक किया था। शायद आपकी कहानी किसी और को हिम्मत दे दे। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो एक लाइक तो बनता है।